Hello everybody, I am Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing steel structure design using limit state method. We'll continue with the topic compression members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've covered an introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections, tension members, and in compression members, we've completed analysis of I section, analysis of single angle strut, analysis of double angle strut, and numerical problems based on all these topics. In today's lecture, we'll be starting a new topic called Design of Axially Loaded Compression Members. तो अभी तक हमने देखा था कि एनालाइज कैसे करते हैं। एनालिसिस में हम देखते थे कि हमें एक मेंबर दे रखा होता था, चाहे वो आई सेक्शन हो, चाहे वो सिंगल एंगल स्ट्रट हो या फिर वो डबल एंगल स्ट्रट हो, आपको सेक्शंस गिवन होते थे और हमें क्या कैलकुलेट करना होता था, हमें पी डी कैलकुलेट करना होता था। बट अब हम क्या करेंगे, जब हम डिजाइन कर रहे हैं हमें लोड गिवन होगा जो एक्ट कर रहा है हमारे मेंबर पे, और हमें क्या डिटरमिन करना है कि कौन सा सेक्शन हम यूज करें। इतना हमें बता दिया जाएगा कि आपने आई सेक्शन यूज करना है या एंगल सेक्शन यूज करना है या डबल एंगल सेक्शन, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। बट कौन सा सेक्शन यूज करना है वो आपको खुद डिटरमिन करना होगा बाय ट्रायल एंड एरर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कैसे आप डिजाइन करेंगे, कुछ assumptions हम लेते हैं जब आप डिजाइन करते हैं एक कंप्रेशन मेंबर को। फर्स्ट assumption is ideal column is assumed to be absolutely straight having no crookedness which never occurs in practice। तो अगर आपको याद होगा हमने यूलर्स आइडियल कॉलम डिस्कस किया था और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो मेंबर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, नो इम्परफेक्शंस, मतलब वो कैसा है, एब्सोल्युटली स्ट्रेट है, जिसका मतलब है कि कोई क्रूकेडनेस नहीं होगी। बट इन रियलिटी जो है हमारा जो कॉलम होता है उसमें कुछ ना कुछ क्रूकेडनेस जरूर होती है। इट इज नॉट एब्सोल्युटली स्ट्रेट विच इट डज नॉट अकर इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट है, हम अज्यूम करते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम ले रहे हैं वो पूरे कॉलम की सेम है, चाहे बिल्ट अप कॉलम हम यूज करें 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बट बिल्ट अप सेक्शंस में ये वैल्यू स्लाइटली वेरी कर जाती है। नेक्स्ट है जो सेकेंडरी स्ट्रेसेस which may be of the order of even 25% to 40% of primary stresses are neglected। तो सेकेंडरी स्ट्रेसेस जो हम, जैसे रेजिडुअल स्ट्रेस हो गया या बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेसेस जो हो गए, उनको हम निग्लेक्ट कर रहे हैं जब आप डिजाइन कर रहे हैं। ऑल्दो ये वैल्यू है ये 25 से 40% के बीच में हो सकती है। So the cross-sectional shape of an axially loaded column depends largely on the length and the load on the column। तो दो चीजें हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कौन सी शेप मैंने यूज करनी है, मैंने आई सेक्शन यूज करना है, चैनल सेक्शन यूज करना है, एल या डबल एंगल सेक्शन यूज करना है। वो डिपेंड करता है एक तो कि लेंथ कितनी है आपके मेंबर की या कॉलम की जो आप कॉलम इंस्टॉल करना चाहते हैं, और दूसरा कि उस पर्टिकुलर कॉलम पे या कंप्रेशन मेंबर पे कितना लोड आ रहा है। तो टू थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट आर लेंथ एंड लोड, तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर डिजाइन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। अब आपको डिजाइन करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, लेंथ ऑफ द मेंबर आपको पहले से पता होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें प्री रिक्विजिट्स हैं, पहले से पता होनी चाहिए। तो एक तो हो गई लेंथ ऑफ द मेंबर, आपको अगर लेंथ ऑफ द मेंबर नहीं पता होगा तो आप डिजाइन नहीं कर सकते हैं। साथ में आपको एंड कंडीशंस चाहिए। एंड कंडीशंस मतलब बोल्ट्स हैं, बोल्ट है तो कैसे बोल्ट है, और साथ में कि हिंज्ड जॉइंट है या फिक्स्ड है या कोई इंटरमीडिएट कनेक्शन हमने प्रोवाइड किया है जैसा टेबल 11 में डिस्क्राइब्ड है। तो आपको एंड कंडीशंस पहले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको तीसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है जो पहले से पता होनी चाहिए, दैट इज लोड टू बी सपोर्टेड बाय द कॉलम। कितना लोड उस कॉलम ने सपोर्ट करना है, रेजिस्ट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपके पास लेंथ, एंड कंडीशंस और लोड नहीं है तो आप कॉलम डिजाइन नहीं कर सकते। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड while डिजाइनिंग, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में देने हैं। सबसे पहले select a section which provides a large radius of gyration for a small
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपकी आर मिनिमम वैल्यू, तो अभी भी हम आर मिनिमम ही लेंगे, पर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया है, एक जगह आर मिनिमम की वैल्यू 19 है और एक जगह मान लेते हैं आर मिनिमम की वैल्यू 25 है। तो हम कौन सा सेक्शन प्रेफर करेंगे, हम आर मिनिमम इक्वल टू 25 प्रेफर करेंगे। अगर इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम, तो उस केस में मैं कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करूंगी, जिसका आर मिनिमम ज्यादा है, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, स्लेंडरनेस रेशियो को कम करता है और लोड रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। फॉर द कैलकुलेटेड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसके लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने सेम रखना है, ये हम कैलकुलेट करेंगे जो भी लोड आपके मेंबर पे एक्ट कर रहा है उसकी हेल्प से। The design compressive strength is simply PD, should be greater than the factored load PU। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोड आपके मेंबर में पे एक्ट कर रहा है उससे बड़ा होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए और लोड एक्टिंग कम होना चाहिए। नेक्स्ट है डिजाइन प्रोसीजर। क्या डिजाइन प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, तो सबसे पहला जो स्टेप आप फॉलो करेंगे दैट इज अज्यूम स्लेंडरनेस रेशियो। तो हम क्या करते हैं, हम स्लेंडरनेस रेशियो अज्यूम करते हैं। अब स्लेंडरनेस रेशियो को अज्यूम करने के लिए हमारा एक आइडिया होता है कि 180 से कम होनी चाहिए, क्योंकि हमने टेबल 3 में देखा है, टेबल 3 के अकॉर्डिंग जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 180 से कम है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर अ कॉलम हाइट बिटवीन 3 to 5 मीटर्स, अगर आपकी स्लेंडरनेस रेशियो 3 से 5 मीटर के बीच में है, अज्यूम अ स्लेंडरनेस रेशियो बिटवीन 40 and 60 एंड कैन गो अप टू 100। तो हम कोशिश करते हैं कि हम 100 के आसपास स्लेंडरनेस रेशियो सिलेक्ट करें अगर हमारा जो कॉलम की लेंथ है वो 3 से 5 मीटर के बीच में है। फॉर हाइट ग्रेटर देन 5 मीटर्स अज्यूम लैम्डा ग्रेटर देन 60। अगर आपकी हाइट जो है वो 5 मीटर से बड़ी है या लेंथ जो है वो 5 मीटर से बड़ी है कॉलम की, तो आप लैम्डा ग्रेटर देन 60 अगेन अराउंड 100 सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर हाई फैक्टर्ड लोड्स, अगर आपका जो लोड एक्ट कर रहा है वो बहुत ज्यादा है, स्मॉल वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी सिलेक्टेड बिटवीन 40 and 60। अब यहाँ पे आप ध्यान दें, जितनी कम वैल्यू मैं स्लेंडरनेस रेशियो की सिलेक्ट कर रही हूँ उतना मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो कम है तो लोड जो रेजिस्ट करेगा, जो हमारे पास PD की वैल्यू आएगी वो ज्यादा हो जाएगी अगर लैम्डा की वैल्यू क्या है, कम है। पर हमें इकोनॉमी भी देखनी होती है, जब आप फील्ड में डिजाइन करेंगे तो इकोनॉमिक भी होना चाहिए आपका सेक्शन। तो जैसे जैसे आप स्लेंडरनेस रेशियो कम करते जा रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हो रहा है, बट आपको इस रिडक्शन को इकोनॉमी के साथ बैलेंस करना होगा। ऐसा ना हो कि आप स्लेंडरनेस रेशियो बहुत कम कर दें और इकोनॉमी आपकी, मतलब जो आपका सेक्शन है वो अनइकोनॉमिक हो जाए। नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने एक बार स्लेंडरनेस रेशियो अज्यूम कर ली, नेक्स्ट स्टेप है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस कैलकुलेशन। अब हम यहाँ पे इक्वेशंस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इक्वेशंस टाइम टेकिंग होती हैं। एनालिसिस में हम इक्वेशंस कर रहे थे एग्जाम्स में, क्योंकि वहां पे स्टेप मार्किंग चाहिए थी, बट यहाँ पे डिजाइन का क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा है तो हम इक्वेशंस को जनरली अवॉइड करते हैं। हम डायरेक्टली क्या यूज करने की कोशिश करते हैं, टेबल 9। तो यहाँ पे वो कह रहा है सबसे पहले तो आप क्या करें, आप बकलिंग क्लास सिलेक्ट करें फ्रॉम टेबल 10। आपको या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा सेक्शन यूज करना है, ICL या कोई और सेक्शन। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको खुद से सिलेक्ट करना होगा, बट मोस्टली आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो सिलेक्ट अ बकलिंग क्लास, उस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, बकलिंग क्लास। अब जब हम आई सेक्शन की बात करते हैं तो आई सेक्शन में आपको शुरू में अज्यूम करनी होगी कि आपको कैसा आई सेक्शन चाहिए। उस अजम्पशन के बेसिस पे मैंने बकलिंग क्लास अज्यूम कर ली। मान लीजिए मैंने अज्यूम करा कि ZZ के अबाउट मुझे A बकलिंग क्लास चाहिए और YY के अबाउट मुझे B बकलिंग क्लास चाहिए, क्योंकि आई सेक्शन में हमारे पास अलग अलग बकलिंग क्लासेस होती हैं अबाउट डिफरेंट एक्सेस। अगर एल सेक्शन की बात हम करें तो एल सेक्शन में तो हमेशा बकलिंग क्लास क्या रहती है, C। सिमिलरली चैनल सेक्शन में भी बकलिंग क्लास क्या रहती है, C।
तो ये बकलिंग क्लास अजम्पशन की जो इम्पोर्टेंस है वो आई सेक्शन डिजाइन करते हुए ही आती है। ये हम क्वेश्चन में डिटेल में समझेंगे, अभी आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट है यूजिंग टेबल 9। आपने एक बार आई सेक्शन डिसाइड कर लिया, अब आप स्टील टेबल से वो उस सेक्शन की वैल्यू चूज कर सकते हैं, पर उसके पहले हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, हमें ऑब्टेन करना होगा रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए आप क्या करेंगे, आपको FCD कैलकुलेट करना होगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू PU अपॉन FCD। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक अप्रोक्सीमेट FCD की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, टेबल पहले हमने बकलिंग क्लास डिटरमिन कर ली, फिर हमने टेबल 9 से स्लेंडरनेस रेशियो जो आपने अज्यूम करी थी उस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आप FCD ऑब्टेन कर लेंगे। ये हमारा अप्रोक्सीमेट FCD होगा। फिर आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो रिक्वायर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ऑब्टेन करें। जैसे मैंने आपको बताया PU अपॉन अज्यूम्ड FCD, जो अभी हमने टेबल 9 से कैलकुलेट किया था। तो आप ये रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस रिक्वायर्ड एरिया को हम स्लाइटली इंक्रीज कर देंगे। स्लाइटली क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि हमारा सेक्शन फेल ना करे और हमें रीडिजाइन करने की जरूरत ना पड़े क्वेश्चन एग्जाम में। तो अगर आपके पास 800 की वैल्यू आती है तो आप अप्रोक्सीमेटली 1000 के करीब जो एरिया है वो सिलेक्ट करें, उसी सेक्शन को सिलेक्ट करें जिसका एरिया अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1000, जैसा हम टेंशन मेंबर्स में भी करते थे। So step 4 will be select the section to be used from steel tables. For the shape of the cross section assumed in step 2, choose a section which has minimum radius of gyration as large as possible. Again the same point, R minimum अगर 19 है और R minimum अगर 25 है और एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑलमोस्ट सेम है, मैं बोल सकती हूँ A1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू A2। तो आप कौन सा सेक्शन सिलेक्ट करेंगे जिसका मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है। फिर उसके हिसाब से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट डाउन द क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड क्रॉस सेक्शन मेंबर फ्रॉम द स्टील टेबल्स। अब आपने एक बार सेक्शन डिसाइड कर लिया, अब आप स्टील टेबल्स यूज करके उसकी प्रॉपर्टीज डिटरमिन कर सकते हैं, जैसे कि ग्रॉस एरिया कितना है उस सेक्शन का, आर मिनिमम की वैल्यू कितनी है, आई कितना है, एक्सेट्रा। तो ये सब वैल्यू जब आपने डिटरमिन कर ली, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, चेक फॉर स्लेंडरनेस रेशियो। अब हमने तो ऑलरेडी अज्यूम की थी स्लेंडरनेस रेशियो, पर जब आपने ये सेक्शन अज्यूम किया है तो सारी वैल्यूज अब न्यू हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली KL बाय R मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और लैम्डा ऑब्टेन करेंगे। इस लैम्डा को आप चेक करेंगे कि दैट इट शुड बी लेस देन 180, ताकि ये टेबल 3 की जो गाइडलाइंस हैं IS कोड 800 2007 की वो सेटिस्फाई कर सके। सो आप चेक करेंगे, कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ एंड कंडीशन। अगर आपके पास आई सेक्शन है तो आई सेक्शन के लिए आप टेबल 11 यूज कर सकते हैं और KL की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रट डिजाइन कर रहे हैं तो हमने एनालिसिस में देखा था, स्ट्रट के लिए हम क्या वैल्यू यूज करते हैं, 0.85L. Compute the slenderness ratio for the selected section. Check if the computed slenderness ratio is less than the permissible slenderness ratio, जो हमने यहाँ पे चेक आपको बताया। नेक्स्ट स्टेप होगा, अब कैलकुलेट कीजिए फिर से FCD यूजिंग टेबल 9। आपने बकलिंग क्लास हमें वही रहेगी जो हमने पहले अज्यूम करी थी। अगर आपने नया सेक्शन चूज किया है तो आप बकलिंग क्लास फिर से चेक कर सकते हैं। उस बकलिंग क्लास के हिसाब से आप 9A, B, C या D की हेल्प से अब कैलकुलेशन करेंगे FCD के लिए। आपको इंटरपोलेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पे जो आपने लैम्डा चेक किया है या ऑब्टेन किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप FCD निकालेंगे और उस FCD को यूज करके हम डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। PD इज इक्वल टू AE इंटू सेक्शन, AE ऑफ द सेक्शन इंटू FCD जो हमने डिजाइन कैलकुलेशन में लिया है।
जो ये आपका डिजाइन स्ट्रेंथ आई है, ये लोड जो आपके सेक्शन पे एक्ट कर रहा है उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा. सो इफ PD इज ग्रेटर देन PU तो आपका सेक्शन सेफ है और आप उसे रीडिजाइन करने की जरूरत नहीं है. इफ इन केस आपका जो PD है इज लेस देन PU तो आपको क्या करना होगा, आपको रीडिजाइन करना होगा. और रीडिजाइन करने का मतलब है कि आपको सेक्शन फिर से चेंज करना होगा. आपको फर्स्ट स्टेप पे जाना होगा. यहाँ पे जब आप सेक्शन अज्यूम कर रहे हैं तो आपको कोई डिफरेंट सेक्शन अज्यूम करना होगा ताकि स्टेप 4 पे जो सेक्शन आपने अज्यूम किया है वो स्लेंडरनेस रेशियो का भी चेक फेल ना करे और लास्ट में जो आप PD ग्रेटर देन PU का चेक अप्लाई कर रहे हैं वो भी फेल ना करे. So, in this lecture, we discussed about the steps used to design an axially loaded compression member. In the upcoming lectures, we'll be discussing numericals based on I section, single angle strut, and double angle strut, and how to design these. I hope this lecture was useful to you. Thank you, and stay tuned for more.